हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। एमपीसी 002 का पेपर चल रहा है और इसके ब्लॉक 2 पर हम आ चुके हैं। यूनिट 2 को आज हम बिगिन करेंगे। यूनिट 2 जिसका नाम है कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट। यहाँ पे 4 तरह के डेवलपमेंट की बात होगी। अगर मैं आपको क्विकली दिखा दूं तो देखिए ये टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे। अब आज की जो हमारी यूनिट है इसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। उसका रीजन है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि जहां पर जरूरत होगी वहां पर मैं एक यूनिट को 2 पार्ट में स्प्लिट करूंगी। अदरवाइज हमारे जो भी वीडियोस हैं वो एक यूनिट में ही कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब एक यूनिट एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जब हम इसके सिलेबस को देखते हैं तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे डिसेंट्रेशन, कंजर्वेशन टास्क, न्यू ईगोसेंट्रिज्म, लॉजिकल रीजनिंग। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके अंदर आने वाले छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये 3 मार्कर में टॉपिक प्रोड्यूस करते हैं आपके पेपर में। उसके अलावा ये आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ भी शॉर्ट में आपको बताकर इसको खत्म ही नहीं करने वाली हूँ। मैं खुद ही, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम बहुत फास्ट नहीं चलेंगे और आज कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन 2 टॉपिक लेंगे। उसके बाद सोशल, मॉरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल छोटा सा ही है, तो ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। तो अभी मैं वीडियो के बिगिनिंग में ही क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है। जैसे कई बार मैं कंफ्यूज रहती हूँ, आपको पता है, मैं डिसाइड नहीं कर पाती कि मैं एक ही वीडियो में कवर करूँ या नहीं। लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा क्लियर हूँ कि हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात करेंगे। साथ ही ये बता दूं कि ये जो पूरी यूनिट है आपकी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ होता है पेपर में जब हम मोटी मोटी चीजों की बात करते हैं, लेकिन आपको ये बात मालूम है कि जो हमारा टॉपिक फिलहाल चल रहा है वो चल रहा है अर्ली स्कूल डेवलपमेंट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपको मालूम है जो पूरा ब्लॉक है, पूरा सेकंड ब्लॉक सिर्फ आपके अर्ली स्कूल ईयर्स के डेवलपमेंट की बात करता है। अर्ली स्कूल ईयर्स यानी 6 से 11 ईयर्स के बच्चों की बात हो रही है। तो आज के वीडियो में, या इसका जो सेकंड पार्ट होगा, या ये कह सकते हैं पूरी यूनिट 2 में 6 to 11 ईयर्स के बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट की बात होगी। ऑलराइट, कुछ गर्मी के दिन जैसे आ गए हैं ऐसा फील हो रहा है। तो चलिए फिलहाल हम आज का वीडियो बिना किसी डिले के अब बिगिन करते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम करने क्या वाले हैं। थोड़ा एक इंट्रोडक्शन और ब्रीफ करना भी जरूरी होता है। अब जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात होती है तो पियाजे का नाम आता है। मैंने आपको कई बार ये बात बताई है, आज फिर से बता देती हूँ। हम यहाँ पे काफी सारी बातें पढ़ेंगे। चलिए, क्योंकि मैंने कहा था कि हर चीज पे बहुत टाइम देंगे हम, तो जल्दबाजी कोई है नहीं, मैं आपके साथ साथ चीजों को पढ़ूंगी। एक बार समझ लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। हालांकि आप जानते हैं, पर यहाँ हमारा फोकस रहेगा 6 to 11 ईयर्स के स्टूडेंट यानी बच्चों को लेकर। स्टूडेंट निकल जाता है मुंह से। बिटवीन द एज ऑफ 5 and 7 ईयर्स चिल्ड्रंस थॉट प्रोसेसेस चेंज ड्रामेटिकली। Using Piaget's term, pre-operational thought is replaced by a rudimentary form of logic. ये प्री-ऑपरेशनल जो थॉट है वो इस फेज में नहीं होता है। आपको ध्यान होगा, मैंने बोला था कि प्री स्कूल का जो टाइम होता है, प्री स्कूल कब से कब था? 2 से 6 साल था। हम उसके आगे आ चुके हैं, है ना। तो जो हमारा 2 से 6 ईयर्स का जो टाइम था, जो प्री स्कूल था, वहां पर हम प्री ऑपरेशनल थॉट को लेकर चल रहे थे। बच्चों के कॉग्निटिव एक्टिविटीज को ऑपरेट करने में प्री लेवल की जो चीजें थी, बिगिनिंग की जो चीजें थी, वो उस फेज में थी। लेकिन यहाँ पर आकर वो सब रिप्लेस हो जाते हैं। बच्चे थोड़ा लॉजिकली सोचने लगते हैं। आप देखिए, 6 से 11 ईयर्स के गैप में कोई भी टाइम फेज उठा लीजिए, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स, 11, आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको हम कोई भी बात बिना लॉजिक के ऐसी बात नहीं कर सकते जो हम एक्सपेक्ट करें कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे। छोटे बच्चों को अगर हम कुछ भी ऐसे कहते हैं कि बेटा पता है ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो वो सुनते रहते हैं। उनको लगता है अच्छा ऐसा हो जाता है। जो उनको बताया जाता है वो एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इस एज में जब हमारे बच्चे जो होते हैं वो ऐसा नहीं एक्सेप्ट करते, उनको उसके पीछे लॉजिक चाहिए होता है। यही वजह है कि 6 to 11 ईयर्स में हम ज्यादा क्यों वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्यों वाले क्वेश्चन हम 2 से 6 ईयर्स में भी देख सकते हैं, पर वो 5-6 ईयर्स तक आते आते होंगे। बहुत शुरुआत में बच्चे क्यों क्या नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे और समय बढ़ता है बच्चों को बहुत क्यूरोसिटी होती है, तो वो जानना चाहते होते हैं कि किसी भी बात के पीछे का क्या लॉजिक है, क्या वजह है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि द टाइम ड्यूरिंग विच द चाइल्ड मेक्स अ कॉग्निटिव ट्रांजिशन फ्रॉम द प्री ऑपरेशनल स्टेज टू द स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फ्रॉम इंडक्शन टू लॉजिक। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज तो बिगिनिंग में थी, 2 से 6 ईयर्स में थी। यहाँ कौन सी स्टेज चलती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये भी जीन प्याजे ने ही दी है। मैंने आपको बताया था कि जीन प्याजे ने 4 स्टेजेस दी हैं और आपसे कहा था कि आप उनको नाम ध्यान रखेंगे। अगर नहीं ध्यान रख पाएंगे तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा। मेरे ख्याल से अगर मैं बोलूंगी कि प्री ऑपरेशनल, हमसे सॉरी, मैंने आंसर ही बोल दिया,
कि जो हमारा प्री स्कूलिंग वाला टाइम था, उस टाइम पर जो बच्चे थे वो कौन से स्टेज को शो कर रहे थे जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, प्री ऑपरेशनल स्टेज को। और ऐसे करके आपको याद हो गया होगा। इसी तरीके से आपको ये भी याद हो जाएगा कि जब हम कंक्रीट ऑपरेशन, कंक्रीट का मीनिंग क्या होता है? कंक्रीट का मतलब होता है लॉजिकल चीजें, जिन चीजों को अंडरस्टैंड किया जा सके। तो वही चीज है, ऐसे भी ध्यान हो जाएगा। अब आपको याद हो जाएगा पक्का, मैं श्योर हूँ, क्योंकि ये याद होना बड़ा जरूरी है। आप गलत नहीं लिख सकते, मार्क्स कट हो जाते हैं। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। In the Middle Ages, the child was assigned adult status at age 7 when he was considered to be capable of being without his mother or his nanny. बच्चा जब बड़ा होता है ना, 6, 7, 8 ईयर्स तक आता है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चा मदर के बिना रह सकता है। मदर अगर काफी टाइम तक घर से बाहर है, वर्किंग है, वर्किंग वालों के तो बच्चे ऐसे भी छोटे से ही समझ जाते हैं कि हमारी मम्मी तो हमें मिलेंगी नहीं, तो वो उस चीज के यूज्ड हो जाते हैं। उनको पता रहता है कि कोई टाइम होता है जब शाम तक मम्मी आती हैं, तो मम्मी हमें मिलती हैं। तो बच्चे ऐसे भी, आप एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, एनवायरनमेंट बदल गया है, वर्किंग मदर्स हो चुकी हैं, तो बहुत सारी चीजें तो बच्चे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हम थोड़ा बुकिश बात करेंगे फिलहाल, कि बुकिश बात ये हो जाएगी कि इस एज तक आते आते ऐसा होता है, जबकि जो वर्किंग मदर्स हैं वो मेरी बात से जरूर एक्सेप्ट करेंगी, बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगी कि उनके बच्चे उनके बिना पूरा दिन कैसे रहते हैं, रह लेते हैं ना। बच्चों को जो है वो आदत सी हो जाती है। तो ये सब बातें हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि बच्चा जो है वो लॉजिकल बातें करने लगता है। अ चाइल्ड माइट एसोसिएट एन ऑरेंज विद इट्स कलर, later on association will also be formed between the orange and its distinctive smell, flavor and its smelling. जब शुरुआत में बच्चा छोटा होता है, यानी जब वो 6 to 11 वाले की बिगिनिंग में एंटर कर रहा होता है, यानी वो 5-6 ईयर्स का भी हो सकता है, तो उस टाइम पर बच्चे को क्या है, अगर ऑरेंज है तो वो कलर उसने देखा तो उसको ऑरेंज कह दिया। जैसे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ अपनी नीस के बारे में, कि वो एक बार मेरे साथ जा रही थी, उसने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बैंक है उसको देखा और बहुत प्यार से हाथ जोड़ के जय किया। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों किया ऐसा, मतलब उसने क्या समझा होगा? तो उसने उसको हनुमान जी का टेम्पल समझा। तो आप देखिए कि वो ऑरेंज कलर, मुझे ऑरेंज से वो एग्जाम्पल याद आ गया कि उसने बैंक ऑफ बड़ौदा के आगे हाथ जोड़ दिया। वैसे तो बच्चे इस तरीके की चीजें कर ही देते हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है, लेकिन खैर हम एग्जाम्पल के तौर पे से समझ रहे थे। लेटर ऑन एसोसिएशन विल आल्सो बी फॉर्म बिटवीन द ऑरेंज एंड इट डिस्टिंक्टिव स्मेल, फ्लेवर एंड स्पेलिंग। अब वही बच्चा जब आगे बड़ा हुआ, मतलब अगर मैं अपनी नीस की बात करूं, तो वो लॉजिकली समझ गई होगी कि ये बैंक है और यहाँ पे हम किसी और काम से आते हैं, ये मंदिर नहीं है। तो बच्चे जब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगती है, और यही बात हम समझ रहे हैं कि कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट शिफ्ट होता है। कहाँ पे बच्चा जो है वो बताई गई बात को एज इट इज मान लेता है और उसके बाद उसके पीछे लॉजिक ढूंढने लगता है। तो लॉजिक जो है वो बहुत सारी चीजों को रिप्लेस करता है। अब आ जाते हैं पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इस फेज में कौन से ऑपरेशन की बात करती है? मैं भी बता चुकी हूँ, कॉन्क्रीट ऑपरेशन की बात करती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन इज द थर्ड स्टेज इन पियाजे's कॉग्निटिव थ्योरी. The ability to think logically about concrete or real world events and experiences is the hallmark of this stage. यही चीज होती है इस एज में। Concrete logic becomes possible when the children understand operations. Operations are flexible mental actions that can be combined with one another to solve problems. Operations का क्या मतलब होता है कि हमारा माइंड जिन चीजों की हेल्प से किसी सोल्यूशन पे पहुंचता है, हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। यानी कि अगर साइकोलॉजिकल वे में हम बोलें, वैसे तो ऑपरेशन मैथमेटिकल टर्म है, अगर मैं आपको मैथ से कनेक्ट करके बताऊं तो आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। जैसे मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए और उनके साथ ऑपरेशन दिए प्लस माइनस बीच में लगा के, तो आपको पता होगा कि 2 और 5 के बीच में प्लस का साइन है, तो हमें क्या करना है, उसको ऐड करना है। ये बात आपको कैसे समझ में आ जा रही है कि अगर हमने लिखा है 2 और 5, तो यहाँ पर ये ऑपरेशन होता है, इसी की हेल्प से इन दोनों नंबर के बीच में कुछ किया जाएगा, 2 और 5 को जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये एडिशन का साइन है, ये इन दोनों को जोड़ेगा। फिर अगर हमने यहाँ पे -3 लिखा है, तो आपको पता है कि जो 7 आएगा उसमें से 3 को हम माइनस करेंगे। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं ना, ये भी आप देखिए कि नंबर्स के बीच में ही तो लगते हैं, या फिर हाँ, उसमें अगर हम अलजेब्रा में देखें तो भी यही चीज होती है। तो यही जो ऑपरेशन होते हैं, साइकोलॉजी में वो ऑपरेशन कौन से होते हैं? जिससे किसी बच्चे को कोई टास्क परफॉर्म करना है, हैंडराइटिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी है, तो वो ये समझेगा कि अगर मैं इसको नीटली करूंगा, स्लोली करूंगा, तो मेरी राइटिंग अच्छी आएगी। अब वो स्लो काम करने की जो उसके अंदर माइंड में समय पे चीज आ रही है, यही उसका ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को वो परफॉर्म करना जानता है कि स्लो करने से और अच्छे से थोड़ा ध्यान से करने से मेरी जो राइटिंग, मेरा कर्सिव बुक है वो अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी। तो जितने भी साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको यूज करके बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट, यही कॉन्क्रीट ऑपरेशन के अंदर आता है कि कितना अब वो ये लॉजिक लगा पा रहा है कि धीरे करने से मेरी राइटिंग सुंदर होगी। मैंने एक एग्जांपल लिया, सिर्फ मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ओके,
Operation can be understood as the set of powerful rules that can transform information from one form to another. हमने देखा ना कि वही काम जो सारे बच्चे कर रहे थे, लेकिन एक बच्चे ने ज्यादा लॉजिक लगाया, ज्यादा अच्छे से समझा, तो उस ऑपरेशन की वजह से वो अपने काम को किसी एक नॉर्मल से बेहतर बना पाया. तो यही होते हैं ऑपरेशंस. ये जो रूल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, एंड रिलेशंस अमंग कैटेगरीज, किस तरीके से हम उन्हें यूज कर रहे हैं. Operations are concrete in the sense that they are limited to concrete and objects. Abstract concepts are difficult at this stage to understood. अब ऑपरेशन में भी क्या होता है कि जैसे कुछ बातें तो इतनी लॉजिकल हैं जो इस उम्र के बच्चे समझ सकते हैं, पर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो इस उम्र में बच्चे समझ नहीं सकते, वो आगे बढ़ के डेवलप होनी शुरू होती है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं. ठीक है, इनके बारे में बात होगी, आगे होगी तो वही डिटेल में करेंगे, अभी यहाँ जबरदस्ती नहीं करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं. ओके, ये कुछ है टॉपिक्स, आपको क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं. अब आते हैं डिसेंट्रेशन पर. जैसे मैंने आपको बोला कि डिसेंट्रेशन का जो टॉपिक है वो 3 मार्कर में पूछा जाता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए कि 3 मार्कर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और आगे साइकोलॉजी में समझने के लिए टॉपिक बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ डिसेंट्रेशन की बात हो रही है, लेकिन आगे चल के ये कहीं लाइन में बीच में दिखेगा. तो जब तक हमें उसका मीनिंग नहीं पता, हम उसके लॉजिक को नहीं समझ पा रहे, तब तक हम कैसे करेंगे. मुझे तो लग रहा है प्रॉपर गर्मी आ ही गई है, मुझे काफी ज्यादा पसीना आ रहा है आज. ओके, तो डिसेंट्रेशन की बात कर रहे थे हम. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस mastered by the school age child is decentration. Children in the concrete operation stage can decenter their thinking, taking into account several aspect or event at the same time. वर्ड पे फोकस करेंगे. देखिए, वर्ड पे फोकस करेंगे. डिसेंटर का मतलब क्या हुआ, कोई चीज सेंटर पर है, हमें दिख रही है, लेकिन हम उसके अलावा भी कुछ सोच पा रहे हैं, इसका मतलब होता है डिसेंटर. ठीक है, जैसे कि किसी भी केस में अगर हम बात करें तो कोई भी चीज हो सकती है, वो अगर उसका हमें एक सोल्यूशन नजर आ रहा है, तो हम ऑल्टरनेटिवली और क्या सोच सकते हैं, नॉट जस्ट इन केस ऑफ प्रॉब्लम, जनरल भी बात हो सकती है. वैसे तो हर चीज एक प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजी में अगर हम देखें तो, बट एक जनरल भी बात होती है कि कोई भी चीज जो हमें दिख रही है उसका कोई दूसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है, उसी का मतलब होता है डी सेंटर. The concrete operational child organizes the world into hierarchies. In these hierarchies, a given thing can fall on more than one dimension at the same time. एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा. Will give us a clear picture of difference between the thinking of concrete operational, pre-operational. इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है. A picture of 7 people in a group, इस तरफ आ जाती हूँ मैं. 2 adults and 5 children is shown to some 4-year-old and 9-year-old. एक पिक्चर दिखाई जा रही है, जिस पिक्चर में 2 adults हैं, ओके, और 5 क्या है, चिल्ड्रन है. ऑलराइट, अब इस पिक्चर को एक 4-year-old को दिखाया जाता है और एक 9-year-old को दिखाया जाता है. अब क्या होगा कि जब हम 4-year-old वाले बच्चे से इस पिक्चर के बारे में पूछेंगे कि आपको यहाँ पे कौन ज्यादा दिख रहे हैं, 4-year-old जो है वो किसी एक ही डायमेंशन पे फोकस करेगा, कि हम पूछेंगे आपको यहाँ पे चाइल्ड ज्यादा दिख रहे हैं या अडल्ट ज्यादा दिख रहे हैं. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है 4 ईयर के लिए, तो वो बोलेगा कि उसको ए ज्यादा दिख रहे हैं, सॉरी चाइल्ड ज्यादा दिख रहे हैं, चिल्ड्रन ज्यादा है यहाँ पे, अडल्ट कम है. लेकिन जब हम 9 ईयर्स वाले बच्चे से पूछेंगे कि यहाँ पे, हमने यहाँ पे दोनों के लिए पूछने का तरीका भी बदला है. 9-year-old recognize that both children and adults fall on the people end of the people versus non-people dimension. तो हम यहाँ पूछेंगे कि यहाँ पे आपको कम लोग दिख रहे हैं, ज्यादा लोग दिख रहे हैं, तो जो 9 ईयर वाला पर्सन है वो ज्यादा कह सकता है. कंपैरिजन की बात है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब दोनों में कौन ज्यादा लोग हैं. तो यहाँ पे हम क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि जो उनके समझने का तरीका है बात को, उसमें वो कुछ और भी परसीव कर पा रहे हैं, क्योंकि 9-year-old जो पर्सन है, बच्चा है, वो ये जानता है कि चाहे अडल्ट हो चाहे चिल्ड्रन हो, दोनों ही पीपल की कैटेगरी में फॉल होते हैं, दोनों ही इंसान हैं, है ना. तो उस तरीके से वो आंसर करेगा. These older children answered correctly because their flexible operations allow them to think in terms of hierarchy involving 2 dimension, one broader and the other. इसी वजह से जो बच्चा है वो इस तरीके से आंसर कर रहा है. तो हमने यहाँ पे क्या समझा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ रहे हैं. डिसेंट्रेशन में हमें क्या समझ में आया कि बच्चा जो है डिसेंट्रेशन के प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करने लगता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, और वो ये समझ पाता है कि किसी भी चीज में को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, दूसरा भी उसका पर्सपेक्टिव हो सकता है, दूसरा सोल्यूशन भी हो सकता है. डिसेंटर की होने की वजह से, डिसेंटर के प्रोसेस को फॉलो करने की वजह से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस में बच्चे आगे बेहतर कर पाते हैं. ओके, तो मेरे ख्याल से चीज समझ में आ गई होगी आपको. आगे बढ़ते हैं. कंजर्वेशन टास्क, ये क्या होते हैं? पियाजे's टर्म्स टास्क दैट टेस्ट द चाइल्ड्स नॉलेज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ मैनर. If the child can solve the conservation task, he or she knows that the physical characteristics of the entity can change, but certain other properties stay the same.
जैसे कि इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। बड़ा सिंपल एग्जाम्पल लेंगे क्ले का। अगर हम 4 ईयर के बच्चे को क्ले की ना तो प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी, बस उसको ये पता होगा ये कोई खेलने का ऑब्जेक्ट है, वो उसको उससे खेल के ही उस तरीके से यूज करेगा। लेकिन जब हम 9-10 ईयर्स में बच्चे से पूछेंगे तो वो ये जानता होगा कि जो क्ले है, अगर इसके हमने बॉल बनाई है तो हम इसका कुछ और भी शेप दे सकते हैं, हम इसे किसी और शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात एक बड़ा बच्चा इस एज में जानता होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर रहे हैं या उसके उसके डिजाइन को चेंज कर रहे हैं, मगर उसकी कोर प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। यही कहलाता है यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, टास्क कंजर्वेशन। कंजर्वेशन टास्क या टास्क कंजर्वेशन कैसे भी बोल सकते हैं आप। तो उनको ये पता होता है कि हम किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं, या ये भी पता होता है कि किसी चीज को रिवर्स किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे हम उन बच्चों ये समझते हैं कि जैसे हम आइस को पिघला के पानी बना रहे हैं, वैसे ही पानी को वापस जमा के हम आइस भी बना सकते हैं। ये उनके स्टडीज की वजह से भी होता है, लॉजिक की वजह से भी होता है। या एक बॉल है जिसमें हमने हवा भरी है, तो वो फूल गई है, अगर उसकी हवा निकाल देंगे तो वो बॉल वापस से इस तरीके का फॉर्म में आ सकती है। यही सब कहलाता है कंजर्वेशन टास्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं कि दे कैन नाउ सॉल्व कंजर्वेशन टास्क डिजाइन टू मेजर द चाइल्ड्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एपरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के बेस पर बच्चों के लिए क्वेश्चनायर भी बनाए जाते हैं, या बुक्स में भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई हैवी और थोड़ा सा लाइटर ऑब्जेक्ट होगा, उसका कंपैरिजन पूछ लिया जाएगा कि, लेकिन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ऐसी होंगी कि बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, जिससे वो आंसर तक पहुंचे, दिमाग लगाए। इस तरीके से यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो वर्क करती है कि बच्चा किसी भी चीज को देखकर उसके प्रॉपर्टीज और उसको डिफ्रेंशिएट कर पाता है। The ability to conserve appears to follow a developmental sequence. Children can usually conserve numbers by about 6 or 7, mass and length by 7 or 8. इस पर एक बहुत अच्छी टेबल आगे दी है, मैं कैसे दी होनी चाहिए, यस है। उसमें मैं आपको बेहतर तरीके से दिखाऊंगी कि ये चीजें भी जो कंजर्वेशन टास्क होते हैं ना, वो भी हर एज में अलग अलग होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए 6 ईयर और 11 ईयर में कितना बड़ा गैप है। जो टास्क बच्चा 6 ईयर में परफॉर्म करेगा और जो 11 में करेगा, उसमें फर्क तो होगा, 11 में ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। तो उसी को हम एक टेबल के हेल्प से आगे समझेंगे। ओके, यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं? आइडेंटिटी, रिवर्सिबिलिटी, रेसिप्रोसिटी। आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि इफ फॉर्म चेंजेस बट नथिंग हैज बीन एडेड और टेकन अवे, द अमाउंट विल रिमेन द सेम। जैसे बच्चे को पता है कि अगर हमारे जो पास जो क्ले है उसकी हमने फॉर्म थोड़ी चेंज कर दी है, वो बॉल थी, बॉल से हमने उसको फ्लैटन कर दिया है, लेकिन उसमें से कुछ कम ज्यादा नहीं किया है, तो उसका जो अमाउंट है वो सेम रहेगा। रिवर्सिबिलिटी मैंने भी एग्जाम्पल दिया आपको, आइस और वाटर वाला। रेसिप्रोसिटी, if the mass remains constant, a change in one dimension necessitates a change in another. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लैट कर दिया गया है तो ये थिन हो जाएगा, फ्लैट करने पर थिन भी हो जाएगा, और उसको क्लोज कर देंगे तो वो मोटा रहेगा, वाइड रहेगा। ये डिफरेंस भी समझ पाते हैं बच्चे। अब ये टेबल आ गई जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पियाजेटियन कंजर्वेशन टास्क। इसमें इन्होंने कंजर्वेशन के टाइप्स दिए हुए हैं। 5 टाइप्स हैं: नंबर, सब्सटेंस, लेंथ, उसके बाद एरिया, वेट एंड वॉल्यूम। टोटल 6 है, यहाँ पे 6 का जिक्र किया गया है। चलिए अच्छी बात नहीं, तो कम ही लिखते हैं लोग। टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन में पहले इन 3 को समझ लेते हैं, फिर आगे की समझेंगे। मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन पे शायद सारा विजिबल होगा। कंजर्वेशन के टाइप है नंबर, सब्सटेंस और लेंथ। नंबर में क्या डायमेंशन होंगी कि कितने एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं। सब्सटेंस में क्या जो सब्सटेंस है वो मेलिएबल है या नहीं है। और लेंथ में हमने 2 स्टिक्स ले ली सेम लेंथ की, तो क्या क्या हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अगर नंबर है तो उनको उनकी रिलोकेशन कर दिया, उनको लेफ्ट राइट शिफ्ट कर दिया। जैसे कि अगर हम एक बच्चे से पूछते हैं 3 और 6, मैं लिख के बताती हूँ आपको, ऐसे बात कुछ बनेगी नहीं। अगर हमने लिखा है 3 और 6, तो कौन सा नंबर बड़ा है, लेफ्ट या राइट? तो बच्चा कहेगा राइट में जो नंबर है वो बड़ा है। अब हमने पूछा 6 और 3, अब कौन सा नंबर बड़ा है? तो बच्चा कहेगा कि लेफ्ट में जो नंबर है वो बड़ा है। उनकी रीअरेंजिंग करने पर, डिसलोकेट करने पर, कोई एलिमेंट इंक्रीज कर देने पर, जैसे हमने पूछा आप बताओ 6, 4 और 3 में कौन बड़ा है, तो बच्चा कहेगा 6। तो क्यों कह पा रहा है वो ऐसा? क्योंकि उसको मालूम है कि हम किसी चीज में इंक्रीज डिक्रीज तो कर रहे हैं, लेकिन उस खुद की कैरेक्टरिस्टिक है कि 6 तो बाकियों से बड़ा ही है, तो वो बता देगा। या फिर किसी में मार्बल ज्यादा है, आप देखते भी होंगे छोटे बच्चों की बुक्स में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो ये काम कब होगा? 6-7 ईयर्स की एज में होगा। उसके बाद सब्सटेंस की बात करते हैं। अगर किसी भी चीज का हम शेप को बदल दें, तो हम पूछेंगे कि अब बताइए 2 पीसेस के जो सेम अमाउंट है या नहीं है। मतलब हमारे पास क्ले के 2 क्ले हैं, पहले हमने उनको ओरिजिनल शेप दिखाई, हमने बोला कि ये जो है, ये दोनों जो शेप है ऐसी हैं। अब हमने इसको जो है वो मेल्ट करके स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने बच्चे से पूछा कि बताओ अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है।
क्या सीन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो 7 से 8 ईयर्स की एज में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हमने पूछा लेंथ के केस में एग्जाम्पल ले लिया, 2 स्टिक हैं सेम लेंथ की, एक स्टिक को हमने मूव किया तो कौन सी स्टिक लॉन्गर है, बताएगा बच्चा कि छोटी है या बड़ी है। अच्छा, क्वेश्चन सेम हम किसी भी एज में पूछ सकते हैं, लेकिन बच्चे के बताने में तरीके में फर्क आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि जो प्री कंजर्विंग चाइल्ड होगा, मतलब शुरुआत की प्री स्कूल वाला बच्चा होगा, वो कहेगा एक स्टिक ये है और एक स्टिक ये है, जो दोनों दोनों ही बराबर हैं। हमने इसको कन्वर्ट कैसे किया कि एक स्टिक ये रखी और एक स्टिक को दूसरी वाले को ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो शुरू में जो छोटा बच्चा है 2 से 6 साल के अंदर, वो कहेगा कि ये बड़ी है, ऐसा वो कह सकता है। लेकिन जब 7 से 8 ईयर्स की एज में हम देखते हैं कि जो बच्चा होगा वो कहेगा दोनों बराबर हैं, बस एक को ऊपर शिफ्ट किया गया है। तो इस तरीके के कंजर्वेशन टास्क हमें देखने को मिलते हैं। एरिया के केस में भी यही होता है कि 2 आइडेंटिकल पीसेस हमने कार्डबोर्ड के लिए, इसमें सेम नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं और उनके ब्लॉक्स को अरेंज किया। डू द 2 पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड हैव द सेम अमाउंट ऑफ ओपन स्पेस। यहाँ पे भी हम इस तरीके की चीजें देखेंगे। आप देखेंगे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, तो एज भी यहाँ पे साइमल्टेनियसली बढ़ रही है। वेट के केस में ये जो एक फ्लैटन है, ऊपर कर देती हूँ थोड़ा सा, ये जो है एक फ्लैटन है और इसको स्टैंडिंग में रखा गया है। तो कंजर्वेशन वाला जो बच्चा है वो बताएगा कि दोनों का ही वेट सेम है, लेकिन कोई और जो है वो वर्टिकल और उसमें कंफ्यूज हो सकता है। वॉल्यूम के केस में भी यही होता है कि 2 आइडेंटिकल बॉल्स हमने ली हैं और चेंज द शेप ऑफ वन ऑफ द बॉल, तो उनका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम बदलेगा या नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन को 14 से 15 ईयर्स की एज में बच्चा बता पाता है। ये हमारा बच्चा इस एज से पार हो चुका है, हमारे अभी एज में बच्चा नहीं है। ओके, चलिए अब आप थोड़ा सा रीडिंग करिए, मैं एक बहुत क्विक ब्रेक लेके वापस लौटती हूँ। ओके, मैं वापस आ गई हूँ ब्रेक के बाद। तो अब हम यहाँ पे, आपने पढ़ लिया होगा, बहुत छोटा सा यहाँ पे दिखा है कि जो भी रिफाइनमेंट की एबिलिटी होती है कंजर्वेशन करने की, कंजर्वेशन टास्क के बारे में, ये डिपेंड करती है कि किस तरह से बच्चे ग्रो अप हो रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, और उसी हिसाब से चीजें होती है। जैसे अगर एक छोटी लड़की से कहा जाए कि आपको बताना है कि 2 ग्लास में कौन सा वाटर ज्यादा है, और आप कल एक स्टूडेंट जो थी वो ऐसा कह रही थी, तो शी सेड शी इज जस्ट सिली, दैट्स ऑल। ये 7 ईयर ओल्ड गर्ल का रिप्लाई हो सकता है, वो लॉजिक न लगा के आपको इस तरीके के आंसर कर सकती है। आगे बढ़ते हैं न्यू ईगोसेंट्रिज्म में। ईगोसेंट्रिज्म की बात पिछले वीडियो में तो की थी मैंने, अब तो ध्यान है मुझे, पिछले वीडियो में तो ध्यान नहीं था, लेकिन अब मुझे ध्यान है कि मैंने ईगोसेंट्रिज्म की बात की थी कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, जब 2 से 6 साल की हम बात करते हैं, तो उस एज में बच्चों को ये लगता है कि सारी दुनिया उनके ही इर्द गिर्द है, सब कुछ उनके ही अबाउट है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसको समझ में आता है कि दूसरों का व्यू पॉइंट भी कुछ होता है और उसको भी हमें धीरे धीरे एक्सेप्ट करना चाहिए, मगर ये चीजें धीरे धीरे ही आ पाती हैं। तो ईगोसेंट्रिज्म नए तरीके से डेवलप हो रहा होता है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे न्यू ईगोसेंट्रिज्म दिया है। पर न्यू ईगोसेंट्रिज्म नाम की कोई अलग से नई चीज नहीं है, इसको समझिएगा। जो टॉपिक है वो ईगोसेंट्रिज्म ही है, लेकिन यहाँ पर, और ये टॉपिक अलग से पूछा जाता है, तब आपको अलग अलग स्टेजेस में ईगोसेंट्रिज्म कैसे वर्क करता है ये उसके आंसर में लिखना होता है। अगर 3 मार्कर में आपसे ईगोसेंट्रिज्म पूछ लिया जाए तो आप उसके अंदर लिखेंगे क्या, है ना, ये चीज होगी, क्योंकि हर फेज में तो ईगोसेंट्रिज्म बदल जा रहा है। तो हमें यही बताना है कि हर फेज में ईगोसेंट्रिज्म चेंज होता है, और इन जनरल ईगोसेंट्रिज्म क्या है, एक ऐसी टेंडेंसी है किसी भी पर्सन के अंदर, बच्चे के अंदर, टू बी वेरी स्पेसिफिक, कि बच्चा जो है वो अपने आसपास के वर्ल्ड को खुद से एसोसिएट करके समझ पा रहा होता है, इसे हम ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। बट ये अलग अलग तरीके से वर्क करता है। जब बिगिनिंग में इनिशियल डेज होते हैं बच्चे के, तो वहां पे उसको लगता है कि दुनिया उसके ही आसपास है। जब हम 6 to 11 ईयर्स के फेज में बच्चे को देखते हैं, तो वो थोड़ा चीजों को लॉजिकली समझता है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लॉजिक आ चुका है, तो इसी वजह से ईगोसेंट्रिज्म में भी लॉजिक अपने आप आ जाता है। आइए पढ़ लेते हैं फटाफट से, छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे। प्री स्कूल चिल्ड्रन आर अनेबल टू टेक द व्यू पॉइंट ऑफ अदर, बता चुकी हूँ मैं। दे हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग दैट अदर पीपल कैन रीच कंक्लूजन्स डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन। This preschool egocentrism is replaced by the school years by a different kind of egocentrism, one that permits more flexibility, logic and objectivity. बच्चे जो है वो उसको समझ रहे होते हैं। School age children realize that their way of thinking is not the only way. They are now able to appreciate solutions from others' point of view. सब कुछ मैंने एक्सप्लेन आपको पहले कर दिया है, रीड बाद में कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा। ओके, यहाँ पे 3 माउंटेन टास्क नाम की एक चीज है जो बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। When asked what a doll seated to the left, right, and front of the subject might see, young school-age children can occasionally select the correct drawing, but the accuracy of perspective taking significantly impressed by the time. ये जो भी यहाँ पे स्टोरी दी हुई है, इस तरीके के और भी एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे बच्चे ये एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा इस तरीके से इसको सॉल्व किया है, लेकिन ये भी होता है। इसका और बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ मैथ्स के क्वेश्चन। मैथ्स की क्लास में बच्चा ये समझता है कि अरे हमारी ट्यूशन वाली मैम ने तो ऐसे समझाया था,
और दूसरा कहता है कि हमारे स्कूल में तो ऐसा कराया जा रहा है। दोनों ही मेथड सही हैं, दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं। मैथ्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझने का यही तरीका है कि दूसरा भी तरीका होता है किसी चीज को समझने का, यहाँ से बच्चा जो है वो समझ पाता है और मैथ्स से कनेक्ट करता हुआ वो अपनी रियल लाइफ से भी उन चीजों को जोड़ पाता है, तब कहीं जाके ईगोसेंट्रिज्म नए सिरे से यहाँ पे वर्क करने लगता है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें क्या ही हम समझें, तो हम तो यही इतनी देर से बात कर रहे हैं कि बच्चा लॉजिकली चीजों को समझता है तो लॉजिकली रीजनिंग भी कर पाता है। उसको अगर वो ये समझ रहा है कि बॉड मास का रूल है, देखिए मैं बार बार मैथ्स का एग्जाम्पल आपको देती रहती हूँ क्योंकि कनेक्ट हो रहा है, लॉजिकल की बात हो रही तो मैथ्स की थोड़ी बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज भी मैं आपको देती रहती हूँ। जैसे बच्चा ये समझता है कि ब्रैकेट ऑफ डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये एक रूल होता है मैथ्स में जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 प्लस 3, तो बच्चे को इसको देख के पता है कि, और चलिए ब्रैकेट भी लगा लेते हैं, तो बच्चे को पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, अब क्योंकि डिवीजन पहले आता है तो ये 2 हो जाएगा, फिर माइनस 2 प्लस 3, फिर बच्चे को पता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5 माइनस 2, हालांकि हम 2 से 2 कैंसिल करके भी 3 कर देते हैं, वो एक अलग बात है, पर आइडियली जो है वो एडिशन पहले होता है, तो 2 और 3 पहले आएगा और उसके बाद 2 ये वाला तब माइनस होगा। अगर रूल के हिसाब से चलें तो ये मेथड करेक्ट है, पर हम शॉर्ट में लिख देंगे तो किसी को क्या ही पता चलेगा हमने पहले क्या किया और बाद में क्या किया है ना। तो अब ये एक तरीका हो गया, जैसे बॉड मास है तो बच्चे को पता है कि ये लॉजिक लगने से ये सॉल्व होगा और मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा तो गलत हो सकता है। ये बात जब बच्चा समझ गया तो इसका मतलब वो लॉजिकल रीजनिंग को अंडरस्टैंड कर रहा है। ये मैंने बहुत बेसिक एग्जाम्पल दिया क्योंकि मैं ये भी मान के चल रही हूँ कि मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रही हूँ, तो मैं ऐसा कोई हैवी एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ, वरना लॉजिकल रीजनिंग समझाने के और भी बहुत एग्जाम्पल्स है मैथ्स में। ओके, तो बच्चा जो है वो इस तरीके से इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग्स को भी अंडरस्टैंड कर पाता है। कहाँ मैं आपको बॉड मास पढ़ाने लगी। चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन पे। ये मेरे ख्याल से हमारा ये और एक और टॉपिक बचना चाहिए। आज का वीडियो बहुत बढ़िया चल रहा है, आपने देखा कि अच्छा खासा टाइम चला गया है और अभी हम बहुत ही इनिशियल पार्ट पर हैं। फिलहाल कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। अब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में हम क्या समझेंगे कि बच्चा कॉन्सेप्ट कैसे फॉर्म करता है, इस एज में उसकी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी कैसी होती है। नंबर, बाय द एज 6 और 7 चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ 1-to-1 correspondent is complete. For example, school age children realize that 6 remains 6 whether it is represented as 5 plus 1, 9 minus 3 और 6 stars. 6 तो 6 ही रहेगा अगर उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे भी कर दिया जाए, तो वो नंबर के लॉजिक को समझते हैं। टाइम में वो समझने लगते हैं कि जो टाइम की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं उनका क्या मीनिंग होता है। सेकंड्स छोटा है, मिनट उससे बड़ा है, आवर्स उससे भी बड़ा है, डेज उससे भी बड़ा है, तो बच्चे ये सारी चीजें भी समझने लगते हैं, इनके भी कॉन्सेप्ट उनके माइंड में क्लियर हो जाते हैं। और कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, स्पेस को लेके हो जाते हैं, स्पेशल सेंस हो जाता है उनको कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किसी स्पेस में फिट होगा या नहीं होगा, या जो यूनिट मेजरमेंट की यूनिट होती है उनको भी वो समझ जाते हैं। अगर हम कहेंगे 5 सेंटीमीटर तो बच्चे के माइंड में कोई छोटी इमेज बनेगी, स्कीमास बनेंगे। हम कहेंगे कि 5 किलोमीटर तो उसके माइंड में बड़ी एक इमेज बनेगी, तो वो छोटे बड़े का स्पेस का डिफरेंसेस समझ पाते हैं। क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं कि कोई चीज जो है वो क्लासिफाई हो रही है, आपने कहते सुना होगा बच्चों को कि इसी का टाइप है, इसी का एक टाइप होता है ना। तो ये चीजें बच्चे कैसे पता पाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसके क्लासिफिकेशन के भी क्लियर हो जाते हैं और इस तरीके से सीरियल में चीजों को रख पाने की टेंडेंसी भी हो पाती है। हायरार्की सेट करना कि उन्हें पता है कि अगर नंबर्स हैं तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग में किस तरह से चलेंगे, कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा, ये वो बता पाते हैं, सीरियल में भी चीजों को रख पाते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कैसे वर्क करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, कुछ चीजें हैं जैसे कि अटेंशन, परसेप्शन और एक चीज और होनी चाहिए मेमोरी। तीन का यहाँ पे रोल होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी सजेस्ट दैट कॉन्क्रीट लॉजिक इज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव्ड अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस टाइम पर। जो बच्चे होते हैं वो वैसे तो बहुत उनका डिस्ट्रैक्शन भी उनके अंदर हो सकता है, थोड़ा बहुत तो होता ही, क्योंकि बचपने का फेज होता है तो ये सब होना भी नेचुरल सी बात है। 11 और 12 से ऊपर जाते जाते इसमें इंप्रूवमेंट होने लगता है, लेकिन ये वाला जो फेज होता है उसमें बच्चे का टेंशन मूव करता रहता है। वो अगर बहुत ज्यादा टीचर से कनेक्ट हो गया तो क्लास में फुल अटेंशन होगा, उसका सब्जेक्ट से भी उसे प्यार हो जाएगा, लेकिन अगर उसका माइंड कहीं और चीजों में लगा हुआ है तो शिफ्ट भी हो सकता है। तो अटेंशन इस तरीके से चलता है। परसेप्शन में क्या होता है, बच्चे लॉजिकली समझते हैं क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है तो वो इस चीज को इन्फ्लुएंस करती है, परसीव करने में इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि बच्चे को कोई बात बताई जा रही है टीचर के द्वारा तो वो पूछेगा कि मैम ऐसा क्यों होता है, अच्छा ऐसा किस लिए होता है,
मैम ऐसा भी हो सकता है क्या? तो वो परसेप्शन फॉर्म करने की कोशिश करता है और बहुत सारी चीज़ों को रिवर्स भी करने की कोशिश करता है। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी को स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। आपने देखा है इस एज में बच्चे रट्टाफिकेशन इतना बढ़िया करते हैं कि कोई कर नहीं सकता। तो अच्छी एक टेंडेंसी होती है बच्चों के अंदर, वो काफ़ी हद तक चीज़ों को मेमोराइज़ करके रख पाते हैं। लेकिन रिहर्सल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मेमोरी का तो आपको पता ही है, जितना किसी चीज़ को रिहर्स करेंगे उतना ही अच्छे से याद होगी। जब बच्चे 1-2 बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो याद नहीं कर पाते हैं। अच्छा, हमारी एज में आप हम खैर मैंने अपना तो खैर गलत ही एग्ज़ाम्पल दे दिया, लेकिन उससे बड़ी की बात करें, अगर एडोलेसेंट की बात करें, तो वो किसी चीज़ को देखेंगे और थोड़ा समझेंगे और माइंड में चीज़ों को रिहर्स कर लेंगे। लेकिन इस एज में जो बच्चे हैं, वो भले ही स्टोर अच्छा कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए उनको रिहर्सल भी उतना अच्छा चाहिए होता है। अब देखिए एनवायरनमेंट साइंस की कॉपी लेके बैठ जाएँगे, 5 बार 10 बार उसको बोल रहे हैं, उनको रट्टाफिकेशन में याद हो जाता है। फिर दूसरे दिन 5 बार बोल रहे हैं, फिर याद हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिहर्सल बहुत रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है। लैंग्वेज के डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ तक आते-आते बच्चों की जो रीडिंग है, वर्ड्स को प्रोनंसिएशन है, बहुत क्लैरिटी आ चुकी होती है। मगर इसमें भी एक चीज़ है कि 6 से लेके 11 में वो चीज़ें वेरी करती हैं और काफ़ी एक्सटेंसिव वोकैब हो जाती है उनकी और बहुत अच्छे तरीके से अपने वर्ड्स को बताने की कोशिश करते हैं। और लैंग्वेज डेवलपमेंट में एक चीज़ और है कि बच्चे अपने थॉट्स को भी बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर पाते हैं। अभी तक हम जो देख रहे थे प्री स्कूल में, बच्चा जो अपनी बात को तोड़-मरोड़ के कह रहा था, टुकड़ों में कह रहा था, हमें समझना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे बच्चा अपनी बात को बहुत क्लैरिटी के साथ प्रेज़ेंट कर पाता है। और 11 तक आते-आते बहुत अच्छे तरीके से उसका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाता है। ओके, तो जिनके अंदर लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वो थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर भी दिखाते हैं और हर तरीके की चीज़ें होती हैं, फिर डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं लैंग्वेज के, तो ये एक अलग बात हो गई। अब है हमारा सोशल डेवलपमेंट, जो हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएगा, क्योंकि आज का वीडियो भी अच्छा खासा लेंथ का हो चुका है, तो इनफ है आज के लिए फ़िलहाल। और अगले वीडियो में हम बाकी के डेवलपमेंट की बात करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जितने भी टॉपिक्स थे सभी इम्पोर्टेंट थे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगी कि आप इनके नोट ज़रूर बनाइए पॉइंटर्स के फॉर्म में, और कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप वीडियो में आके ज़रूर पूछिए। मैं आपको ज़रूर आंसर करने वाली हूँ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जॉइन करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।